नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। यूपी बीएड का रिजल्ट आ चुका है और लखनऊ के आशु राणा ने टॉप किया है। यूपी बीएड में आशु राणा जेई भी क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने एनआईटी से बीटेक किया, इसके बाद उन्होंने बीएड करने का फैसला किया। करीब 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस परीक्षा में बैठे थे और उस परीक्षा में टॉप किया है। लखनऊ के आशु राणा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशु, और जो बताएंगे अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में कि बीएड की परीक्षा की उन्होंने तैयारी कैसे की, कितने पेपर होते हैं, कितने घंटे का ये एग्ज़ाम होता है, और अगर किस तरह से पढ़ाई करें, कौन सी बुक्स पढ़ें ताकि आप भी अच्छे से बीएड में एक अच्छी रैंक लाना, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाखों की संख्या में इस परीक्षा में स्टूडेंट बैठते हैं। मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं आशु बीएड में टॉप करना, आप तो जेई भी क्लियर कर चुके हैं, एनआईटी से बीटेक कर चुके हैं, तो बीएड में, यूपी बीएड में टॉप करना कैसा लग रहा है आपको? ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन थी वो बहुत पहले से चालू हो गई थी। 12th के बाद से ही मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी। जब मैंने 12th में मैं यूपी बोर्ड से था और उसके बाद से मैंने 1 साल जो मेरे पास बचा था, तो मेरे पिताजी ने बोला कि आप आईआईटी जेईई की तैयारी करो। तो मैंने 1 साल में आईआईटी जेईई की तैयारी करी। मेरा आईआईटी नहीं निकला, लेकिन मेरा एआईईई में रैंक आई थी, जिससे मुझे एनआईटी पटना मिला। और मैम उसके बाद से फिर मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई चालू की और वहाँ पे मैं देखता था कि कितने अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, जिनके कारण ही लड़के बहुत अच्छी रैंक लाते हैं और वहाँ पे फ्यूचर अपना अच्छा करते हैं। कुछ लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं। मुझे थोड़ा-सा इन प्रोफेसर की बातों का बड़ा उसमें योगदान रहा है। जब मैं कॉलेज में जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो और मैं मैम 3rd ईयर और 2nd ईयर मैंने नेशनल सर्विस स्कीम के तहत हम लोग के कॉलेज में आस-पास के लड़कों को, जो बच्चे होते हैं, शाम को पढ़ाया जाता था, फ्री एजुकेशन दिया जाता था। तो जो फ्री एजुकेशन दिया जाता था मैम, तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के, एक बार मैं पटना में था, तो हम लोग के सीनियर के पढ़ाते-पढ़ाते एक लड़की ने नीट निकाल लिया था हम लोग के सीनियर के योगदान से। वो सीनियर शाम को आके पढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा-से मोटिवेट की कि टीचर बनना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोगों को टीचर के ऊपर ये देखना चाहिए कि वो पूरा का पूरा फॉर्च्यून मेकर होता है, वो आपके फॉर्च्यून को बदल सकता है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जब मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ, फिर मैं कर्नाटक में गया, तो मेरी जॉब भी, मैं आईआईटी जेईई के एज़ ए मैथमेटिक्स फैकल्टी के ही रूप में गया था। बट कर्नाटक में मैम मैं सोचा कि जो काम मैं कर्नाटक में कर रहा हूँ, वो काम वहाँ पे थोड़ी लिंग्वल भी थोड़ी हल्की-सी हेजिटेशन होती थी। बट मैं सोचा जो काम मैं कर्नाटक में कर रहा हूँ, वो मैं अपने होम स्टेट में क्यों नहीं कर सकता हूँ मैम। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं फिर बीएड के एग्ज़ाम देता हूँ तो यहाँ पे एलिजिबल हो जाऊँगा। तो फिर मैंने प्रिपरेशन की, और मैंने जब मैम प्रिपरेशन की, तो मुझे इसका सिलेबस पहले मैंने देखा। तो इसके सिलेबस में मुझे पता चला कि पेपर 1 में एंड पेपर 2 3 घंटे के अलग-अलग पेपर होते हैं। पेपर 1 में मैम आपका ये होता है कि जनरल अवेयरनेस आती है 50 क्वेश्चंस की, जो आपके 100 मार्क्स के होते हैं, और उसी में बाकी 50 क्वेश्चन में आपकी हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर होता है। तो उसके जो सिलेबस थे, उस हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन चालू की, और पेपर 2 में जो ओके आशु, पहले चीज़ तो मैं आपके पूरा बीएड एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में पूछूंगी। एक तो बात ये हुई कि आपने बीटेक करने के बाद टीचर बनने का फैसला किया, कि आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि टीचर होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक अच्छा शिक्षक तमाम सारे डॉक्टर, इंजीनियर तैयार कर सकता है। इसके अलावा जब मैं देख रही थी आपका प्रोफाइल, आपने पीसीएस भी प्रीलिम परीक्षा भी आपने क्वालिफाई की। इसके बारे में बताइए, पीसीएस की परीक्षा आपने कब दी? मैम जब मैं 2017 में मैम, जब मैं कॉलेज के से प्लेसमेंट लेके मैं कर्नाटक गया था, तो मैम वहाँ पे मैं जब बच्चों को पढ़ाता था, तो उसी समय मेरे एक ब्रदर थे, जो दूर के कजिन रिलेटिव थे, वो उस समय पीसीएस अधिकारी थे। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें ये बनने का मन है, तो तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, टीचिंग करो तुम, बट सिलेबस को कवर कर सकते हो। रात में 2-3 घंटा कंटिन्यूअस पढ़ सकते हो, 4 घंटे सिलेबस लेके। तो मैम उनके थोड़े सपोर्ट से, और मैंने खुद भी ऑनलाइन बहुत सारे चैनल मैंने देखे, तो उसके थ्रू मैम मैंने प्री की तो मैंने तैयारी कर ली थी। बट आपको भी पता है कि मेंस की तैयारी के लिए आपको एक समय देना पड़ता है, मिनिमम 6 to 7 आवर्स। तो वो थोड़ा से हो गया। बाकी प्री की तैयारी तो मैंने 2017 से 2018 में लखनऊ आने के पहले भी, और लखनऊ आते-आते भी मैंने करना चालू कर दिया। ओके आशु, अब अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएं कि आपने 10th और 12th कहाँ से किया, स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी? मैम जैसा कि मेरा मैम मैं बताऊं, तो मेरा जो अफेक्शन रहा टीचर्स के प्रति, वो इसलिए रहा है क्योंकि मैम मैं यूपी के बहुत छोटे से जिले गोंडा में पैदा हुआ हूं, और मेरी 8वीं तक की स्कूलिंग मैम गोंडा जिले में ही रही है।
तो मैम उसके बाद से क्या हुआ कि मेरे पापा ने सोचा, जो अभी लखनऊ में पोस्टेड थे, उन्होंने बोला कि इसको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया जाए। तो मैम लखनऊ में मैंने टेस्ट दिया था, और लखनऊ में मेरा मॉन्फोर्ट इंटर कॉलेज महानगर में एक बहुत अच्छा स्कूल है, मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। और वहाँ पे मैम मैंने 9 to 12 मैंने पढ़ाई की, और वो यूपी बोर्ड का स्कूल था। और मैम वहाँ पे मैंने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया था, क्योंकि उस समय यही ट्रेंड था, तो मैंने भी मैम यही ले लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और उस स्कूल का मैम प्रभाव इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के टीचरों का ही, जो मैथमेटिक्स की मेरी मैम थी, उनका उनका नाम था बिंदु पिल्लई। तो मैम वो साउथ इंडियन थी, और उनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग थी, और उन्हीं के कारण हम लोग की मैथमेटिक्स पे थोड़ा से फोकस बढ़ा। मैम एक हिंदी की टीचर थी, कीर्ति मैम, तो उनके कारण हम लोग का हिंदी का नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ा है मैम। तो मैं कहूंगा कि स्कूल के टीचर हमेशा से, कॉलेज के टीचर, स्कूल के टीचर, हर एक पॉइंट पे टीचर का योगदान रहा है हमारा, हम लोग के परफॉर्मेंस पे। तो इसलिए मेरा थोड़ा मन रहा कि मैं भी उसी फील्ड में जाऊं। इवन अभी मेरे पास बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि मैं पीसीएस मेंस की तैयारी करूं, लेकिन मुझे लगता है कि टीचिंग लाइन में अगर मैं जाऊंगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से, मैं अपने आप को भी फ्रूटफुल कह सकूंगा, और मेरी जो मतलब इनर कॉन्शियंस है, मतलब अंतरात्मा, वो भी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगी अगर मैं टीचर बन जाऊँ। ओके। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक अच्छा शिक्षक होना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक प्रेशर होता है पेरेंट्स, जैसे कि आपने जेई क्लियर किया, आप बीटेक किया, आप जॉब करने लगे, तो क्या आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपके मदर फादर क्या करते हैं और भाई बहन क्या करते हैं, और फैमिली से इस बात का प्रेशर नहीं था कि अरे बीएड क्यों कर रहे हो जब आपने बीटेक कर लिया तो? और दूसरा, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, आप जब अपने स्टेट से, अपने शहर से दूर जाएंगे तभी आप तरक्की करेंगे। क्या इस तरह का प्रेशर आपको नहीं आया? मैम एक्चुअली में मेरे जो पेरेंट्स थे वो मिडिल क्लास फैमिली, अगर मैं कहूँगा, मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, और मैम मेरी माता है, वो घर पे हैं, गृहिणी है। तो मैम ऐसा रहा है कि उन्होंने खुद देखा है कि जब वो जमीन से उठे हैं, तो उन्होंने देखा कि अगर लड़का मेहनत करता है तो ऊपर जरूर जाता है, और उसकी जो इच्छा है वो अपने हिसाब से करता है। तो नो डाउट आसपास के लोगों का उनके ऊपर प्रमोशन था, कि ये बोलते थे वो हमेशा कि उनका लड़का यहाँ कॉर्पोरेट में हो गया, लेकिन मैं बोलता था कि नो डाउट किसी का लड़का हो गया है, मेरा भी। तो मैम मैंने पहले ये काम किया कि पहले मैं अपने आप को जस्टिफाई किया कि कम से कम मैं उस लायक हूँ कि मैं उस जगह पहुंच सकता हूँ। उसके बाद से मैंने डिसीजन लेना खुद से चालू किया कि अब मैं वो वहाँ चला गया हूँ, मैंने जॉब ले ली है, मैंने अच्छे कॉलेज से बीटेक कर लिया है, और मैंने 3-4 चीजें कर ली हैं। तो अब मुझे लगता है मुझे वो करना चाहिए जो अब जो मेरे लायक चीज है। तो मुझे टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने फिर वो चालू किया। ओके। अब मैं आशु आपसे बीएड एग्ज़ाम के बारे में बात करना चाहूँगी। 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स में बैठे थे और इसमें वाकई टॉप करना, फर्स्ट रैंक लाना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने 400 में से 340 मार्क्स आपको मिले हैं। और ये जो अब मैं चाहती हूँ तमाम स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर बीएड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या इस साल भी जिन स्टूडेंट्स की अच्छी रैंक नहीं आ पाई, वो जानना चाहते हैं कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की। तो पहले जो इसके 4 पेपर होते हैं उसके बारे में बताइए कि जो फर्स्ट आपका पेपर हुआ जिसमें कि जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश के जो पेपर होते हैं उसके बारे में, पहले जीएस के जनरल नॉलेज के बारे में बताइए, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का ये पेपर होता है, और आपने कैसे इसकी तैयारी की? ओके मैम, डेफिनेटली मैम। पेपर 1 जो होता है उसमें ये होता है कि जनरल अवेयरनेस और हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन होता है, 50-50 आपका क्वेश्चन का पार्टीशन रहता है। तो जनरल अवेयरनेस में मैम ये होता है कि आपको थोड़ा करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत पेपर देखना चालू कर देना चाहिए। अगर आप हिंदी का पेपर देखते हैं तो आप हिंदी में वो चीजें पढ़िए जिसमें आपको कोई नया नियुक्ति हुआ हो, नया अपॉइंटमेंट हुआ, आप काम की चीज देखिए। आप स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए, या स्पोर्ट्स पे अगर किसी को बड़ा पदक मिला है वो आप ध्यान दीजिए, आप क्रिकेट पे उतना ध्यान ना दीजिए। और अगर क्रिकेट पे देखना है तो आप ये देखिए कि किस कैप्टन में महिला कैप्टन। तो मतलब आप पेपर को ऐसे देखिए कि न्यूज़पेपर को, कि वो आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप अपने आप को आप वो मिला सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कितना आप ध्यान दे के आप पढ़ते हैं, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपको आइडिया पता चलता है कि आपने क्या प्रिपरेशन बाकी है और क्या प्रिपरेशन आपने की है। और मैम दूसरी बड़ी बात है हिंदी या इंग्लिश, मतलब अगर कोई छात्र है उसकी हिंदी बहुत अच्छी है
तो नो डाउट वो जो पेपर वन होता है उसमें आप हिंदी करें, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, तो वो करें, उसकी प्रैक्टिस करें। आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, 12th की बुक हो उससे भी कर सकते हैं, और मार्केट में उसके कॉम्पिटिटिव भी बुक होती है उससे भी आप कर सकते हैं। बट आप अगर इंग्लिश में अच्छे हैं तो नो डाउट आप इंग्लिश में करिए, क्योंकि मैंने इंग्लिश ली थी क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा सही था, क्योंकि मैंने बीटेक की थी, तो मैंने इंग्लिश पे भी थोड़ा मेरा अच्छा उस पे पकड़ है, तो मैंने मतलब इंग्लिश पे किया था, इसीलिए मेरे पेपर वन में मेरा जो स्कोर है वो 100 क्वेश्चन है मेरे, 89 क्वेश्चन सही है, और 87 क्वेश्चन सही है, 11 क्वेश्चन रॉन्ग है, और 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे। तो मुझे ये लगता है कि मतलब इंग्लिश पे या हिंदी पे फोकस करना बहुत जरूरी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट वही होता है। और मैम पेपर टू में अगर बात करूं तो पेपर टू में आपके कोर्स वाले जो, जैसे आपने आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स है, तो उसके 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसके लिए तो आप अपनी प्रीवियस जो नॉलेज है ग्रेजुएशन वाली, 10th वाली, 12th वाली, उस पे आप पकड़ करें। आप अगर कॉमर्स से हैं तो आप कॉमर्स की चीजें पढ़ें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, अगर आर्ट्स के हैं तो आप आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें, अगर आप साइंस है तो नो डाउट जनरल साइंस की चीजें पढ़ें आप। और बाकी एक रीजनिंग एंड और मैथमेटिक्स है, तो उसके लिए मैम मैंने एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ, होते हैं जैसे। नहीं आशु, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो जनरल नॉलेज का आपने पेपर बताया 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का होता है, आपने कहा कि करंट अफेयर को पढ़ना ज़रूरी है, यानी न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बताइए करंट अफेयर के जो आसपास आपके देश दुनिया में हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन, जैसे होता है ना हिस्ट्री, जोग्राफी या सोशल साइंस, सिविक्स से कोई क्वेश्चन आ गया, और जो आपने 6, 7, 8 या 10 तक जो आपने जनरल चीज़ें पढ़ी हुई हैं, क्या वो भी इस जनरल नॉलेज में पूछी जाती हैं? मैम डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर एक छात्र 7वीं 8वीं क्लास से थोड़ा से मतलब अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, मतलब राजनीति शास्त्र, इसको सिविक्स कहते हैं, उस पे उसके नोट्स अगर रखे रहे अपने पास, और अगर नोट्स नहीं भी है तो वो बुक अगर रखे रहे, तो उस बुक से बहुत योगदान रहता है। आप मार्केट से बुक खरीदेंगे या मार्केट से आप नोट्स खरीदेंगे, इससे अच्छा ये है कि आप अपने 11वीं 12वीं या फिर 10वीं तक के जो आपके हाई स्कूल के हिस्ट्री के नोट्स होते हैं वो बहुत काम आते हैं मैम। अगर वो कोई भी छात्र या छात्रा अगर उसको पढ़ती है तो, या पढ़ता है, तो उससे उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और एंशियंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मॉडिवल हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली आप पॉलिटिक्स पढ़ सकते हैं। तो कुछ अच्छी किताबें हैं, जैसे कि मैंने क्या किया कि मैं पीसीएस की प्री की तैयारी कर रहा था, तो मैंने मैम लक्ष्मीकांत, एक बुक होती है यूपीएससी की पॉलिटिक्स की बुक होती है, इंडियन पॉलिटी की, उससे मैम मैंने पढ़ा था। अगर आप वो नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो उससे नीचे बहुत अच्छी अच्छी एनसीईआरटी की बुक होती है, आप जरूर उसको पढ़ें। 7वीं से लेके और 11वीं तक की जो एनसीईआरटी होती है वो आप जरूर पढ़ें। तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैम, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा जो आपने कहा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, आप बताइए कि जो इसमें इसका जो ग्रामर का पार्ट होता है हिंदी और इंग्लिश का, वो किस लेवल का होता है? अगर आप सपोज कोई जनरल इंग्लिश का पेपर दे रहा है तो उसको जो इसमें ग्रामर पूछी जाएगी वो किस लेवल की, और क्या क्या पूछा जाता है? एक ग्रामर हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, या आपकी जो एक वर्ड पावर है, क्या क्या सिनोनिम, एंटोनिम्स, इसको डिटेल में बताइए। इंग्लिश, अगर जनरल इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं या जनरल हिंदी का दे रहे हैं, क्या क्या पूछा जाएगा? मैम डेफिनेटली पहले मैं बताऊंगा कि मैंने इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज किया था, तो मैंने क्या किया कि मैंने सीजीएल की जो बुक है, जैसे कि राकेश यादव की एक बुक आती है, सीजीएल की बुक होती है, उसमें आपको इंग्लिश मिल जाती है, किरण पब्लिकेशन की होती है। तो मैम उससे मैंने सिनोनिम्स बहुत सारे मैंने पढ़े थे, बहुत सारे मैंने हर दिन 20 सिनोनिम को मैं प्रैक्टिस करता था, 20 एंटोनिम की प्रैक्टिस करता था, ग्रामर की हर तीसरे दिन मैं एक टेस्ट देता था, मिनी टेस्ट दे देता था, मिनी क्विज दे देता था कि उससे मुझे फायदा मिले। और उसके बाद से फिर मैं क्या करता था कि मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो मुझे उसमें फायदा ये होता था कि मैं कॉम्प्रिहेंशन मेरा अच्छा होता जा रहा था। और अगर मैं हिंदी की बात करूं मैम, तो मैंने जब मेरा पेपर खत्म हो गया तो मैंने हिंदी की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया। मैंने बोला कि मैंने टेस्ट तो दे दिया है, लेकिन हिंदी पे थोड़ा से ध्यान देते हैं कि आखिर क्वेश्चन आया क्या है, क्योंकि हिंदी तो नो डाउट आगे आने वाली जगह में तो मुझे यूज होगा ही। तो मैंने हिंदी का जो लेवल देखा वो इंग्लिश से ज्यादा टफ था। और मैं लकी हूँ कि मैंने मतलब इंग्लिश किया, क्योंकि हिंदी एक अच्छे लेवल की थी, 12th लेवल की उसकी हिंदी थी। मुझे लगता है हिंदी पढ़ने के लिए आपको बेसिक्स और एडवांस दोनों पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी में मैम संधि हो गया, समास हो गया, ये सब जो टॉपिक होते हैं इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। हिंदी के अल्फाबेट होते हैं, उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है उन्हें ये देखना चाहिए कि हिंदी की बहुत सारी मार्केट में बुक है, आप एक डेडिकेटेड एक हिंदी करें और आप हर दिन उसकी प्रैक्टिस करें। अगर 2 दिन नहीं करें, दूसरे दिन प्रैक्टिस करें।
ओके। अच्छा, जो आपने सपोज जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अगर ओवरऑल देखें क्या 12th स्टैंडर्ड तक की हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है इसमें? मैम डेफिनेटली आप सही कह रही हैं, इसमें 12th की हिंदी तक की तो बिल्कुल पूछी जाती है। ये मतलब इनका ये रहता है इस एग्जामिनेशन का कि 12th की जो नॉलेज है उसको आपकी आपकी जांच की जाती है। आपकी इंग्लिश और हिंदी 12th की जरूर होती है। और ये है कि उसमें थोड़ा व्याकरण की चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं और हिस्ट्री की चीजें कम पूछी जाती है। जैसे कि हिंदी का जो हिस्ट्री है वो कम पूछा जाएगा, बट हिंदी का जो व्याकरण है वो अच्छे लेवल का पूछा जाता है। तो मैं ओके। ये कहूंगा कि हिस्ट्री पे आप फोकस ना क्या करें। आप इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के लिए अपार्ट फ्रॉम मतलब जो कहते हैं ना आपके कोर्स की बुक है जो अगर यूपी बोर्ड में जो चल रहा है हाई स्कूल और इंटर में चल रही है 10th और 12th की जो ग्रामर की बुक यानी जो आपके इस बोर्ड के में प्रेस्क्राइब्ड बुक है, उसके अलावा भी आप कोई बुक सजेस्ट करेंगे जो पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को? मैम मैं बुक का नाम बताऊं तो हिंदी की एक मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित बुक है जिसे कहते हैं कि आदित्य पब्लिकेशन की वो हिंदी की बुक है। मैम उसे प्रैक्टिस आप किसी भी एग्जाम के लिए उसमें प्रैक्टिस दिया हुआ यूपी बीएड से लेके उत्तर प्रदेश एसआई, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ और इवन यूपी पीएससी के जो प्री वाले पेपर होते हैं उस सबके लिए एक आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक है। मैम वो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है। मैं तो ये कहूंगा कि सभी स्टूडेंट को उस बुक को 2-3 बार तो रिवीजन करके प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप इंग्लिश की बात कर रही हैं तो किरण पब्लिकेशन वो ले मार्केट से, जिसमें प्रीवियस ईयर सीजीएल के क्वेश्चंस होते हैं और वो भी सिर्फ इंग्लिश के। मैम प्रीवियस ईयर अगर आप इंग्लिश के प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सिनोनिम एंटोनिम्स में कभी आपको प्रॉब्लम होगी या ग्रामर में कभी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत बहुत ईजिली आपके लिए ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके। अब हम बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी आपने कैसे की थी और क्या क्या इसमें पूछा जाता है? जी मैम, जनरल एप्टीट्यूड में अगर मैं बताऊं तो उसमें रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स दोनों का मिक्सचर रहता है। जो मैथमेटिक्स होता है वो 10th लेवल का ही होता है जिसे एप्टीट्यूड बोला जाता है। तो 10th लेवल की जो एप्टीट्यूड होती है, बहुत सारे आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप क्या करें कि आप मैथमेटिक्स की बहुत सारी बुक होती है। जैसे मैंने क्या किया कि मैंने मार्केट से एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है मैम कि आप उसकी किताबें ले लेंगे तो आपको छोटे लेवल में या नॉर्मल लेवल में हर एग्जामिनेशन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसके किताब लीजिए, उसमें सोल्यूशन है, आप उसको पढ़िए। आप मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रही, उसमें पीछे सोल्यूशन दिया, आप उसको करिए। तो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए अगर एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है तो वो डेफिनेटली सीजीएल की प्रीवियस ईयर ले और वो प्री की बुक ले, मेंस की ना ले। प्री की बुक लेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। और रीजनिंग की जो बुक है वो आप ये समझ लीजिए कि रीजनिंग आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग आप बुक से भी पढ़े, यूट्यूब से भी पढ़े, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रीजनिंग की बुक तो बहुत सारी मार्केट में आप किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि आरआरबी रेलवे की जो एनटीपीसी की बुक होती है या इवन बीएड की भी जो बुक होती है उसमें थोड़ा आपको अच्छे से पकड़ करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो मेरे जो स्कोर रहे हैं वो 100 में से 90 क्वेश्चन मेरे सही रहे और 10 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। तो कुल मिला के अगर मैं रेशियो देखूं तो मतलब मेरे 45 क्वेश्चन तो मतलब सही हैं दोनों में। तो मैम मैंने ये कहूंगा कि मेरे अगर 50 में 45 क्वेश्चन रीजनिंग वाले उसमें अगर अच्छे हैं तो मैंने एसएससी सीजीएल की मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस की थी और रेलवे की जो रीजनिंग की बुक है उसकी मैंने प्रैक्टिस की थी। तो मैं ये कहूंगा कि अच्छा आशु, ये रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए मतलब कितना प्रैक्टिस करना कितना इम्पोर्टेंट, आप कितने घंटे या कितने मिनट रोजाना प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि जब आप, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है, आपको फटाफट करना है और अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। तो रीजनिंग में ये प्रैक्टिस करना कितना इम्पोर्टेंट है? मैम रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैम आप एग्जाम के 10 दिन पहले रीजनिंग नहीं पढ़ सकते। ये जीए का पेपर नहीं है या सिनोनिम नहीं है कि आप याद कर लेंगे। रीजनिंग के लिए मैम डेफिनेटली आपको हर दिन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे से ज्यादा नहीं, हर दिन 1 घंटा आप प्रैक्टिस करें। हर दिन आप 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी रीजनिंग मैम 3-4 मंथ में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी।
और आप कोई भी एग्जामिनेशन का रीजनिंग का क्वेश्चन अच्छे से आप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप डेफिनेटली उस पे वर्क कर सकते हैं, आपको लेकिन हर दिन प्रैक्टिस ओके। करनी पड़ेगी 1 इसके घंटा। अलावा आशु, जो सब्जेक्ट एबिलिटी है जिसमें कि कुछ भी हो सकता है, आपका जो चॉइस हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, तो आपका सब्जेक्ट क्या था और आपने कैसे उसकी तैयारी की? मैम मेरा सब्जेक्ट मैंने पीसीएम लिया था, तो मेरा साइंस और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन मेरा सही था, तो मैंने साइंस वाली स्ट्रीम ली थी। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीए किया है या बीकॉम किया है, तो उनकी स्ट्रीम आर्ट्स और कॉमर्स होगी। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो इसमें 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, इस पे ज्यादा फोकस आया था क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। तो मैम मैंने एनसीईआरटी 11वीं जरूर पढ़ी थी, क्योंकि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो एनसीईआरटी की बायोलॉजी, जिसको जो पीसीएम ग्रुप से है, उसे जरूर पढ़ना चाहिए और उसे नोट्स बनाने चाहिए। जैसे कि अगर आप जूलॉजी की बात करें या बॉटनी की बात करें, तो बॉटनी में जो फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं, स्पेशली आपको फ्लावर्स के पार्ट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में फ्लावर के पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव फ्लावर के ऑर्गन और फाइलम, ये सब हो गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स की वेराइटीज पढ़ना चाहिए आपको। अगर आप जूलॉजी में आते हैं तो आपको आपको एनिमल किंगडम में इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी चाहिए, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने चाहिए और उनके उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में हार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किडनी के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको इन सब के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अगर ये सब आप एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से फोकस कर ले, तो पीसीएम में बायो वाला पोर्शन तो हो जाएगा। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैम आपको थोड़ा बहुत 10वीं तक की फिजिक्स और 11वीं तक की फिजिक्स आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, आप अपने बोर्ड की बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना पड़ेगा। आपको ऐसी चीजें पढ़नी जिसमें फॉर्मूले रहें, या ऐसी चीजें पढ़नी जिसमें एप्लीकेशन पोर्शन हो। जैसे कि जो ड्रॉपलेट होता है वो सर्कुलर क्यों, स्फेरिकल क्यों होता है, तो उसका ऑप्शन होता है कि सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो सरफेस टेंशन जो पार्ट है वो फिजिक्स में है, वो भी 11वीं की फिजिक्स में है। तो मैम ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि किसी का कारण, जैसे रेनबो क्यों बनते हैं, डिफ्रैक्शन के कारण या रिफ्रैक्शन के कारण, तो वो सब बताना होता है। तो ये सब आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि मतलब आप कोई भी चीज बनती कैसे है या किसी का पार्ट क्या होता है। ये केमिस्ट्री में पूछ लेता है कभी कभी कि ग्रेफाइट और जो डायमंड होता है, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। दोनों तो कार्बन होते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको तो एनसीईआरटी ही बता सकती है मैम, और वो भी 11th क्लास की। ओके। अच्छा आशु, जो स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड के नहीं, यूपी बोर्ड के हैं, तो मैं जैसे अब ये बात सही कि ज़्यादातर कंपटीशन में हम देखते हैं एनसीईआरटी का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। अब सपोज़ कि यूपी बोर्ड के, अब यूपी बीएड में एग्जाम दे रहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो अगर सपोज मैं तो आप तो साइंस की ही बात करेंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या लगता है, एनसीईआरटी ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए या बीएड के लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स आती हैं? मैम इसमें मैं ये कहूंगा कि दोनों बुक्स का मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि बीएड की बुक से आपको ये पता चलेगा कि आपको एनसीईआरटी में कितने लेवल तक जाना है। क्योंकि मैम एनसीईआरटी की बुक्स ऐसी होती हैं कि आप यूपीएससी की भी तैयारी उससे चालू कर सकते हो, आप पीसीएस की भी तैयारी चालू कर सकते हो, और आप बीएड की भी तैयारी चालू कर सकते हो। तो आप बीएड की बुक्स लेंगे तो आपको वैरायटी और आपकी डेप्थ पता चलेगी। आशु, जैसे कि आपका सब्जेक्ट था साइंस और आपने बीएड के लिए तैयारी की, तो आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं और इसमें क्या स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाती हैं, इसके बारे में बताएं। मैम मैंने अगर बीएड की बुक्स के लिए मैंने अरिहंत की बुक मैंने ले ली थी, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर चीज़ें होती है, इसलिए मैंने अरिहंत की बुक ले ली थी। और दूसरी मैम ये बात थी कि एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, एनसीईआरटी मैंने पीसीएस के लिए पढ़ी थी, तो मैंने एनसीईआरटी मैम पढ़ी थी। और एनसीईआरटी के मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने एक बार उसके रिवीजन किए थे, दोबारा रिवीजन किया था। तो अगर आप बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो नो डाउट आपको एनसीईआरटी की चीजें, मतलब आपको ये पता चल जाएगा आपको कितने डेप्थ में पढ़ना है। तो आप ज्यादा डेप्थ में ना जाएं, क्योंकि बीएड का ऐसे भी एंट्रेंस का पेपर है, तो आप बीएड के पेपर को कॉपी करें और एनसीईआरटी से आप उसको पढ़ाई करें। तो मैंने तो यही किया था मैम कि एनसीईआरटी को मैंने अपने ढंग से पढ़ा था। तो एनसीईआरटी तो मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए, इन सब के लिए, सभी के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी के लिए भी आप अगर कोई भी आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं बीएड के लिए, बट मैं तो ये कहूंगा कि आप एक बार एनसीईआरटी को टच कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ओके। अच्छा, आप मुझे आशु साइंस की बताइए, जो आपने कहा कि इसमें 12th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताइए जो आपने पढ़े थे और कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ी हो, उसके बारे में बताएं। मैम
फिजिक्स में मैम जैसे अभी मैंने पहले बताया कि सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जामिनेशन में फेवरेट क्वेश्चन है कि वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल क्यों होती है। तो वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल क्यों होती है, इसका जो क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो ये है कि सरफेस टेंशन के कारण वाटर ड्रॉपलेट होती है स्फेरिकल। तो नो डाउट सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। और मैं अगर बात करूं तो आपको ग्रेविटेशन की बात जैसे पढ़नी चाहिए, जैसे कि ग्रेविटेशन में क्या होता है कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है कि पोल पे ज्यादा होती है कि उसकी वैल्यू पढ़नी। तो आपको ग्रेविटेशनल एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि 11वीं में ज्यादा आप डीप में ना जाए, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आप पढ़ लेंगे तो आप ही को फायदा रहेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ आता है कि एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज इन्फिनिटी से लाना है तो वो कितनी एनर्जी लगेगी। तो जो एनर्जी लगती है वही उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मैम ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ये सब आपको बेसिक्स आना चाहिए। और आपकी मैकेनिक्स थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए। बाकी तो 10वीं तक की ही आती है, उसमें सिंपल होता है। ओके। इसी तरह से आप एक बार फिर इसमें जो बायो के और केमिस्ट्री के क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए? हम बायो और केमिस्ट्री में, बायो में मैंने एनसीईआरटी में 11th की जूलॉजी और बॉटनी की बुक्स पढ़ी थी। और उसमें फ्लावर का एक चैप्टर होता है, फ्लावर के स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर होते हैं बॉटनी में, जिसमें रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स होता है, एंथर हो गया, स्टेमन हो गया, कार्पल हो गया। ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है मैम। तो नो डाउट आपको स्टार्टिंग के जो 5-6 चैप्टर है वो पढ़ने चाहिए। और अगर जूलॉजी की बात करें तो एनिमल के फाइलम्स पढ़ने चाहिए और उसमें से उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और उनके किडनी के जो उनके आपके यूरिनरी जो सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है वो पढ़ना चाहिए। वो एग्जाम में बहुत, जैसे मेरे में क्वेश्चन आया था कि किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, जो वो नेफ्रॉन किसकी यूनिट है, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ विच। तो ऑप्शन में था कि किडनी, हार्ट, लिवर। तो आपको अगर किडनी के बारे में नहीं पता है कि उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन होती है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ह्यूमन सिस्टम को अच्छे से पढ़, ह्यूमन जो मतलब एनाटॉमी है वो अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए, जो एनसीईआरटी से अच्छी कोई कहीं दे ही नहीं सकता, इतनी कंसाइज वे में बिल्कुल नहीं सकता। केमिस्ट्री के लिए मैम अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के लिए आपके सिमिलर फिजिक्स की तरह आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ लेना है कि अल्फा वेव, बीटा रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कितने एटम निकलते हैं, ये पढ़ना है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ लेने हैं, जैसे कि कास्टिक सोडा क्या होता है, और जो आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है उसमें कौन सा क्लाउड यूज होता है, उसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है, आर्टिफिशियल क्लाउड कैसे बनते हैं। तो ये सब चीजें के लिए आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी की हेल्प, और आप एक लूसेंट की बुक ले सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। ओके। अच्छा आशु, वो जो आपने पूरा ओवरऑल बीएड का एग्ज़ाम दिया, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए कि जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे चैप्टर आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, लेकिन जैसे होता है नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, क्या ऐसा भी कोई कुछ सवाल थे किसी सब्जेक्ट में जिसमें मल्टीपल चॉइस आंसर थे और आप कंफ्यूज हुए कि अरे, और फिर वो आपको लगा ये तो मुझे आता था, फिर बाद में उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई, तो क्या ऐसा कोई सवाल आपसे गलत हुआ था? यस मैम, पेपर 1 में मेरा जो जो क्वेश्चन है वो 87 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, 11 क्वेश्चन गलत हुए थे और 2 मैंने छोड़े थे। जो जो 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं मैम, वो क्वेश्चन थे जो मैंने थोड़ा सा उस पर सोचा कम था, वो करंट अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। अगर मैं करंट अवेयरनेस को लास्ट में अटेम्प्ट करता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि करंट अवेयरनेस आप फर्स्ट में आपको लगता है ये है और आप श्योर नहीं होते हैं, तो आप वही टिक करके ओएमआर में तो एक बार आपने भर दिया तो आप दोबारा उसको ठीक नहीं कर सकते, ऑनलाइन एग्जाम में तो आप दोबारा ठीक कर सकते हैं। तो आप ऐसा करिए कि जिसमें डाउट हो रहा है उसकी ओएमआर पे आप ना भरिए, उस पे आप सर्किल करके उसके क्वेश्चन पे आप लास्ट में जब आप सब पेपर कर लीजिए तो आप एक बार उसको देखिए कि हाँ, मैंने जो पढ़ा था 1-2 महीने से, 3-4 महीने से, क्या मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था उसमें कि ये पूछा था कि अभी एक टीचर है, उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है, रंजीत दिसाले हैं, वो महाराष्ट्र के हैं, तो उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन समथिंग आया था। अभी इस समय मैम यही थोड़ा बहुत याद आ रहा है। तो मैम मेरे से ये क्वेश्चन ये गलत गलत होते होते रह गया था, क्योंकि मुझे वो अवार्ड का नाम नहीं याद आ रहा था, बस इतना मुझे पता था कि वो टीचर से रिलेटेड एक अवार्ड है। तो नो डाउट आपको करंट अवेयरनेस में प्रैक्टिस तो जरूरी है, बट दूसरी बात ये कि आप तुरंत आप उस पर टिक ना करें, आप पहले बाकी पेपर कर ले और फिर
लास्ट में उसमें टिक करें, क्योंकि ये रहता है कि आपको कभी कभी लास्ट में आंसर याद आता है, एग्जाम के 5 मिनट पहले आपको ये सब चीजें याद आती है। तो करंट अवेयरनेस को आप थोड़ा से पहले ना भी करें तो चलेगा। बाकी जितने भी स्टैटिक पोर्शन है आप कर ले, आप उसमें से हिस्ट्री के सवाल कर ले, पॉलिटी के सवाल कर ले, क्योंकि ये सब तो रिलेटिव सवाल है कि ये तो बेसिक से स्टैटिक है, जो बीत गया वो हो गया। बट जो करंट के क्वेश्चन है उसको तो आप एक दो बार रीचेक कर लें कि आपकी एक्यूरेसी ना गलत हो। तो मैम मेरे 11 क्वेश्चन गलत है, तो मतलब एक्यूरेसी थोड़ी बहुत तो गलत है, लेकिन चलिए तो भी मैम उतना तो चल जाएगा। ओके। अच्छा, एक बात और आशु, क्या ऐसा होता है कि जैसे आपने बहुत तैयारी की, आपको बहुत नॉलेज है, लेकिन जो आपका 3 घंटे आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में आप बिताते हैं, उसमें जैसे आपने कहा कि जो डाउट है पता लगा उसी को अटेम्प्ट कर लिया और आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, मतलब जो सवाल आपको में आप श्योर नहीं, आप उसी में टाइम बर्बाद कर दे रहे हैं, और फिर जो आपको ईजी क्वेश्चन पता लगा उसमें भी टाइम नहीं मिला। तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप निगेटिव मार्किंग से भी बच जाएं और आपके सवाल भी जो है उसके आंसर गलत ना हो? मैम बिल्कुल आपने सही कहा। जो गलत सवाल, जो जिस सवाल में आपको डाउट होता है वो आप पहले बिल्कुल ना छुएं। पहले आप अपनी स्पीड पे ध्यान दें, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज़्यादा करेंगे सही, और उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आपको हर सेकंड पे ये सोचना चाहिए कि जो सवाल मुझे आ रहा है वो मैं पहले करूं, और जो सवाल मुझे नहीं आ रहा वो मैं बाद में करूं। तो एक्यूरेसी तो गलत होगी नहीं, क्योंकि आप सही सवाल पहले कर रहे हो। स्टार्टिंग के 1.5 घंटे आप पहले सभी सवाल कर लीजिए, बाकी के जो 1.5 घंटे बचते हैं, अगर आपके पास समय बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, तो फिर बाद में उसको आप अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी भी बनी रहती है, आपके सवाल भी गलत नहीं होते हैं, आपको दोबारा सोचने का मौका मिल जाता है। तो आप ऐसा करिए कि पहले जो सवाल आते हैं आप उसको करिए, घबराइए नहीं कि कोई अगर अगर जैसे टफ आ गया है, तो टफ तो सबके लिए वो क्वेश्चन होता है, आपके लिए सिर्फ टफ नहीं रहेगा, वो टफ तो सबके लिए। तो आप ये ना सोचिए कि मुझे सब क्वेश्चन करने हैं, आप ये सोचिए कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं। आप ये ना कहिए कि मुझे सभी क्वेश्चन करने हैं, आपको बस ये सोचिए कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं। ओके। अच्छा आंसू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी बीएड एग्ज़ाम के बारे में, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो तमाम जो बीएड के स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए है कि भाई आपके 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, और पेपर 2 में जैसे कि भी आशु ने बताया कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और आपका जो सब्जेक्ट है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर जो भी आपने लिया वो होगा, और जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो पेपर होगा वो जनरल नॉलेज या और दूसरा हिंदी या इंग्लिश का, यानी 400 नंबर का ये पेपर होता है। 3 घंटे का एग्जाम सुबह की शिफ्ट में होगा और 3 घंटे का सेकंड शिफ्ट में होगा। ये जानकारी आपने आशु दी। अब बताइए, क्या आप ओवरऑल बीएड टॉपर बन गए? चूंकि आपने जेई का भी एग्जाम दिया, बीटेक किया, एक जेई बीएड टॉपर होकर आप खुश हैं? आपको लग रहा है कि यस ये एक बड़ा अचीवमेंट है? मैम डेफिनेटली जब मैं पेपर दे के आया था तो मुझे लगा था कि मैं पेपर ठीक किया हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में आप श्योर नहीं रहते हैं कि आपके कंपटीशन में कितने लोग हैं। आपको बस ये लगता है कि आपने सही किया, तो मुझे ये लगा कि बहुत सारे लोगों ने पेपर अच्छा किया होगा। और जो सेकंड टॉपर है, नो डाउट वो मेरे से सिर्फ दो नंबर ही पीछे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक क्वेश्चन अगर मैं गलत कर देता तो मैं उससे पीछे चला जाता। तो मैंने फोकस इस बात पे किया कि चलो मैं अपना पेपर ढंग से करता हूँ, और खुशी इस बात की है कि चलो मैं टॉपर आया। और ये भी है कि बहुत सारे अच्छे लड़कों का भी साथ में सपोर्ट, मतलब वो रहेगा। जब मैं ज्वाइन करूंगा तो बहुत सारे अच्छे लड़के साथ में पढ़ने को मिलेंगे, तो नो डाउट मुझे खुशी भी, और इस बात की भी खुशी है कि वहाँ पे वैरायटीज ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, हर जगह से आएंगे। तो और वो सीखने का मौका मिलेगा, तो इसलिए थोड़ी सी खुशी मतलब मेरी अच्छी बनी हुई है। तो और दूसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैम पेपर आप कभी करें तो आप ये ना सोचे कि मुझे पेपर करना है, मतलब ये प्रेशर ये आप पेपर के पहले ले, पढ़ाई करते समय। आप पेपर देते समय पेपर को प्रेशर में ना ले कि आपने आपने पेपर बहुत अच्छा करना है। आप जो पढ़ के आए हैं आप उतना ही करेंगे, आप उससे ज्यादा नहीं करेंगे। आप 5-6 सवाल आप गलत सही कर सकते हैं, बट जितना आपने पढ़ा है उतना ही आप उतना ही करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जो पढ़े हुए हैं उसकी संख्या बढ़ाएं, क्वालिटी बढ़ाएं, पढ़ाई की क्वांटिटी बढ़ाएं, और एग्जामिनेशन हॉल में खुद ब खुद अपने हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू आशु, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू सो मच मैम।
जो लखनऊ से मेरे साथ जुड़े थे और उन्होंने बीएड में टॉप किया है, 400 में इनके 340 नंबर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जेई भी क्लियर कर चुके थे, बीटेक किया एनआईटी से, इन्होंने जॉब कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने होम स्टेट आकर एक शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे और बीएड टॉप किया। जल्दी वो किसी बेस्ट यूपी के बेस्ट कॉलेज से बीएड करेंगे और फिर वो बतौर टीचर बनकर अपने तमाम समाज की और देश की सेवा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम जो स्टूडेंट्स इस समय देख रहे हैं वो बीएड में कैसे टॉप करना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये डिटेल में जानकारी दी है। इसके अलावा अगर आप बीएड के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर भेजें। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।